Good morning, students. How are you? I hope you are well at your place. लेटर राइटिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि लेटर राइटिंग क्या होते हैं। हमने ये पढ़ा कि उसका लिखना जानना क्यों ज़रूरी है। हमने पढ़ा उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में, और जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हमने लेटर राइटिंग के एलिमेंट्स के बारे में पढ़े। व्हाट आर द important elements that need to be caretaken while writing a good letter. Now we are going to discuss about types, and I will show you some examples so might you can understand well about letter writing, and it is the final part of the letter writing session. Let's start. Before knowing the letter writing types, we should know the types of letter. Mainly letters are two types: formal letters and informal letters. Formal letters where you are not comfortable to show your feelings, means a particular format or a language you have to adopt. मीन्स के फॉर्मल लेटर्स में आपके ऑफिशियल लेटर्स आते हैं, बिजनेस लेटर्स आते हैं, जॉब एप्लीकेशंस आते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स की बात करें तो जो पर्सनल लेटर्स आपके होते हैं, जो फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, किनशिप्स में लिखे जाते हैं, वो सभी इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं। और यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर्स ही पढ़ेंगे, इनफॉर्मल लेटर्स नहीं पढ़ेंगे। ये सिर्फ जनरली आपको बताने के लिए मैंने बताया है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, कि फॉर्मल लेटर्स भी कई टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में। वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है, इसलिए थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको बताऊँ। एक कैटेगरी है हमारी बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मेकिंग इंक्वायरीज, इंक्वायरी पूछताछ के लिए। आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, जो इंक्वायरी आपसे पूछी गई है उसका रिप्लाई भी हो सकता है। या गिविंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ आस्किंग है वहाँ गिविंग भी है। प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज, ऑर्डर्स को प्लेस करना, उसके रिप्लाइज भेजना। कैंसलिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को कैंसिल करना। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, और आप अपनी कोई कंप्लेंट्स वगैरह भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सब बिजनेस लेटर के पार्ट हो सकते हैं, यानी कि ये सब सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको लिखना पड़ सकता है। ये कंटेंट का इशू हो सकता है, मुद्दा हो सकता है जिस पे आपको ऐसा लिखना हो सकता है। सेकंड है ऑफिशियल लेटर्स, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। ऑफिशियल लेटर्स के अंदर आपको कंप्लेंट्स रजिस्टर करानी हो सकती है। मेकिंग इंक्वायरीज और रिक्वेस्ट और अपील, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सी, जो हमारे लेटर है, सी टाइप्स। लेटर्स टू द एडिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 10th क्लास से 9th क्लास से आप इनको सीख रहे हैं। तो इसके गिविंग सजेशंस ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि सार्वजनिक कल्याण के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, उनके ऊपर आप अपने सुझाव दे सकते हैं, इसलिए एडिटर को लेटर लिखा जा सकता है। एक्सप्रेसिंग व्यूज़ ऑन एन इशू ऑलरेडी रेज्ड इन एन आर्टिकल, या किसी लेख के अंदर पहले से ही कोई मुद्दा उठाया हुआ है, आप अपने व्यूज़, आप अपना दृष्टिकोण वहाँ शो करना चाहते हैं, उसके लिए लिखा जा सकता है। राइटअप, राइटअप भी उसी तरीके से, स्पेशली अगर मैं आपको इसको समझाऊं, ए न्यूज़पेपर आर्टिकल गिविंग एन ओपिनियन और रिव्यू ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी घटनाक्रम पे जब न्यूज़पेपर अपना ओपिनियन देता है, रिव्यू करता है, तो उसको राइटअप बोलते हैं। या फिर इन ए पब्लिश्ड लेटर, ये लेटर लिख दिया, LATER नहीं, ये LETTER है, या कोई पहले से जो पत्र प्रकाशित हुआ है उसके ऊपर भी ये लिखा जा सकता है। जो डी है, जो लास्ट टाइप है हमारा, लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूड रिज्यूमे, मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ आपको 2 लेटर लिखने होते हैं। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, जॉब के लिए एप्लीकेशन, जिसको मैं आप बताऊँ उसको कवर लेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कवर लेटर उसको बोलते हैं। और उसके साथ में आप उसका रिज्यूमे, या आप उसको बायोडेटा भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको CV भी बोल सकते हैं, करिकुलम विटे भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं करिकुलम विटे क्या होता है, तो वो होता है
A brief account of person's education, qualifications, previous experience typically sent with a job application। मतलब जॉब एप्लीकेशंस के साथ ये चीज़ें भेजी जाती हैं तो इनको CV भी कहा जाता है। चलो देखते हैं सम यूज़फुल लैंग्वेज एक्सप्रेशंस फॉर फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स के लिए कुछ यूज़फुल लैंग्वेज एक्सप्रेशंस आपको, ये नहीं है कि भाई सभी हर जगह यही यूज़ करना है, इसको अलग भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक मैं बताने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कई बार बड़ी समस्या हमें यही आती है कि सर जब इस तरीके का लेटर आता है तो शुरुआत कहाँ से करें, तो उन सब चीज़ों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर कोई भी लेटर इंक्वायरी टाइप का है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं वी आर इंटरेस्टेड इन, और आप उस जिसके बारे में इंक्वायरी चाहते हैं उस चीज़ को लिख सकते हैं, एंड वुड लाइक टू नो अबाउट, इस तरीके से। या वुड यू प्लीज़ इन्फॉर्म मी, और डैश 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 यानी कि आगे जो आप पूछना चाहते हैं उनके बारे में। या सेंड मी द इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से आप अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई शैल बी ओब्लाइज्ड इफ़ यू विल लेट मी हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस तरीके की लाइन भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इंक्वायरी से रिलेटेड हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर कंप्लेंट्स है तो किस तरीके से शुरुआत की जा सकती है या किस तरीके का एक्सप्रेशन यूज़ किया जा सकता है। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ। अब ये कंप्लेंट्स मान लो बिजनेस लेटर की है और आपने सामान कोई भेजा था, उसकी पेमेंट आपको नहीं मिली है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। या ड्यू ऑन आर स्टेटमेंट, जो भी उन्होंने कहा था उसके हिसाब से, जो स्टेटमेंट थी, जो जितना पैसा बकाया है उसके हिसाब से लिखा जा सकता है। वी नोटिस दैट योर अकाउंट विच वॉज ड्यू फॉर पेमेंट ऑन, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और पेमेंट बताई जा सकती है इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, इतना अमाउंट जो है आपका आउटस्टैंडिंग चल रहा है कि आपने नहीं दिया, आपकी तरफ है इतना अमाउंट। या फिर आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट, ये सिंपल सा है कि आप जिसके बारे में कंप्लेन करना चाहते हो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट, और जो सब्जेक्ट है जिस पे आप लिखना चाहते हो उसको डायरेक्ट शो कर सकते हो। ये एप्लीकेशन फॉर द जॉब, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती है, ये हो सकता है कईयों के लिए नया भी हो और कुछ एक इसके बारे में जानते भी होंगे। एप्लीकेशन फॉर द जॉब, तो जब भी एप्लीकेशन फॉर द जॉब लिखा जाता है इट मीन्स कि सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशंस के बारे में पता कहाँ से चलता है। यूजुअली हमें पता चलता है एडवर्टीजमेंट से, तो यहाँ इस तरीके से लिखा जाता है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिखा जा सकता है। आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर योर कंसिडरेशन, यानी कि आपके विचार के लिए मैं अपना जो कैंडिडेचर है, उम्मीदवारी है, वो ऑफ़र करता हूँ। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि जब हम एप्लीकेशन फॉर द जॉब जो एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा तो काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, आपको समझ आएगा। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, और उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ लिखना पड़ सकता है इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्टाइज टुडे इन ऑफ, और वो इस तरीके से। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। अगर लेटर्स टू एडिटर हो और आपको एक्सप्रेसिंग आपकी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है या रिक्वेस्ट है तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, अगर आपको किसी अथॉरिटी से समस्या है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि उनके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ। या इन माई ओपिनियन, ऐसे भी अगर आप अपनी ओपिनियन रखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। या आई एम डिस्टर्ब्ड शॉक्ड, यानी कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर या कोई और घटना इशू हो गया है उसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं, अपने व्यूज़ शो करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को लेकर आप डिस्टर्ब्ड हैं या परेशान हैं, अगर आप खुश भी हैं तो ये भी लिख सकते हैं आई एम हैप्पी। थ्रू द, ये सबसे मोस्ट कॉमन है जो हमेशा आप लिखते ही हैं ऐसा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, कॉमा आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ ऑफ, यहाँ से भी इसको शुरू किया जा सकता है। तो जब हम एग्जांपल देखेंगे तो मैंने इन्हीं को यूज़ किया गया है, इससे कम से कम आपकी जो वर्ड्स हैं वो बढ़ जाते हैं और ये काफ़ी प्रचलन में भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि वैसे ये कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि अब आप एक लेटर राइटिंग करें तो उसको भी एक बॉक्स के अंदर कवर करें, जिससे कि उसकी लिमिट फिक्स हो जाती है और आप उसको अच्छे से लिख पाते हैं। अदरवाइज जब उसका कंप्लीट व्यू होता है, कभी आप लास्ट तक लिख देते हैं, कभी स्टार्टिंग कहीं और से कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं
वो थोड़ा सुंदर सा नज़र नहीं आता है। तो यहाँ आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि भाई क्योंकि कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए मुझे फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना पड़ा, फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने सेंडर एड्रेस लिखा है वीआईपी स्कूल नागोड़ी सिलारपुर रोड नीमराना, और यहाँ हमने पिन कोड भी लिखा। उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के एक लाइन का गैप हमने रखा है और फिर डेट मेंशन की है। उसके बाद आप देखें द मैनेजर बालाजी स्पोर्ट्स रेवाड़ी और पिन कोड नंबर हमने यहाँ पे लिखा है। यह सब्जेक्ट क्या है? स्पोर्ट्स आर्टिकल फॉर द स्कूल। हमें स्पोर्ट्स आर्टिकल चाहिए स्कूल के लिए। अब ध्यान से देखें, 3 लाइन मैंने ऊपर कवर की है, उसके बाद डेट का फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था उस फॉर्मेट में लिखा है, 3 ही लाइन मैंने रिसीवर्स एड्रेस के अंदर इंक्लूड की है। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट जो लिखा है उसको अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है, और आप देख रहे होंगे कि जहाँ स्पोर्ट्स का एस कैपिटल है, आर्टिकल का ए कैपिटल है, फोर का एफ, द का टी और स्कूल का एस कैपिटल। तो इस तरीके से इसको अलग ही आप कंप्लीट देख पा रहे होंगे, ये आपको सबसे अलग ही नज़र आ रहा है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। लेट्स स्टार्ट। डियर सर, उसके बाद मैंने सैल्यूटेशन लिखा है और उसके बाद मैंने लिखा है एज द स्पोर्ट्स डे ऑफ द स्कूल इज बीइंग हेल्ड नेक्स्ट मंथ, वी वांट यू टू सप्लाई the following sports article at your earliest so that the students can practice for the various sports tournaments। यानी कि आपने लिखा कि भाई हमारे स्कूल का जो स्पोर्ट्स डे है मतलब वो बहुत ही नज़दीक है और हम चाहते हैं कि उसके लिए आप जो सामान है, आर्टिकल्स हैं, उसको सप्लाई करें जितनी जल्दी हो सके, बच्चे जो है टूर्नामेंट्स के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। उसके बाद में आपको शो करना होता है क्या, ये जो मैंने लाइंस के अंदर एक बॉक्सेस के अंदर इस तरीके से लिस्टेड आपको करना होता है जो भी सामान, जो भी गुड, जो भी आर्टिकल्स आपको रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ एक सीरियल नंबर का आपने कॉलम बनाया, एक आइटम का बनाया, उसका पर्टिकुलर ब्रांड है तो ब्रांड भी दे सकते हो, अगर कोई साइज़ वगैरह का होता साइज़ भी आप देख सकते थे, और क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा भी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है शेयरेबल है तो आप उसको यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ 4 आर्टिकल्स ही, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो यहाँ फुटबॉल्स हमने कुछ ब्रांड का नाम लिख दिया, निविया, क्वांटिटी 4, क्रिकेट बैट्स SSK 6, बास्केटबॉल्स स्पोल्डिंग के, और ये इस तरीके से एक लिस्ट आप बना सकते हैं। या टेनिस बॉल्स है, ये किसको लिख दिया, ये कॉस्को आएगा। और फिर आप देखो कि यहाँ नीचे लिखा है प्लीज़ सेंड द गुड्स टू द स्कूल ऑन एनी वीक डे बिटवीन 8 AM एंड 2 PM। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर में, शाम तक आप भेज सकते हैं सामान को वीक डे में। वीक डे का मतलब होता है यानी कि वीकेंड पे नहीं, अपार्ट फ्रॉम संडे। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द बिल अलाउइंग द डिस्काउंट परमिसिबल। यहाँ जो वर्ड है परमिसिबल, इसका मतलब है परमिटेड, अलाउ, यानी कि कानून या नियमों द्वारा जो अनुमति योग्य हो उतना डिस्काउंट आप दें फॉर द स्कूल के लिए जितना होना चाहिए। पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द कंसाइनमेंट इज रिसीव्ड। और जैसे ही आपका कंसाइनमेंट होता है ए बैच ऑफ गुड्स destined फॉर, या आप कह सकते हैं डिलीवर्ड टू समवन, यानी कि जो सामान भेजा गया, जो कंसाइन, जो लोट जिसको हम बोलते हैं, तो वो जब पहुंचेगा उसके बाद आपको पेमेंट कर दी जाएगी। आगे ये भी लिखा कि कंसाइनमेंट इज रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय द गेम्स डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल। और स्कूल का जो गेम डिपार्टमेंट है वो जब उसको चेक कर लेगा उसके बाद ये आपको पेमेंट मिलेगी। आगे ये मैंने कर नहीं पाया, वैसे आप समझ भी रहे होंगे कि यहाँ आपको पैराग्राफ चेंज करना है। एक ऊपर का पैराग्राफ हो गया, एक सेकंड में जो ये टेबल है ये, उसके बाद में एक नेक्स्ट पैराग्राफ, तो मल्टीपल पैराग्राफ्स आपको यूज़ करने हैं। फिर देखना लास्ट पैराग्राफ में लिखा है फर्दर प्लीज़ एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द कंसाइनमेंट। भाई इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो कंसाइनमेंट आप भेज रहे हैं उसमें सामान की जो क्वालिटी है उसका ध्यान दें, गुणवत्ता का। इफ़ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन द गुड्स, अगर सामान के अंदर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट पाया जाता है, द होल कंसाइनमेंट विल बी रिटन विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के आपका कंसाइनमेंट आपको लौटा दिया जाएगा। उसके बाद हमारा पॉइंट था थैंक यू। थैंक यू आपको लिखना ही लिखना है, चाहे कंप्लेंट हो कुछ भी हो। उसके बाद आपने लिखा योर्स फेथफुली। यहाँ मुझे लग रहा है वाई जो है वो कैपिटल नहीं है, आपको कैपिटल रखना है। योर्स फेथफुली अनिल यादव, यह हमने नाम लिख दिया। सेंडर कौन है? वीआईपी स्कूल की तरफ से अनिल यादव, ये उनका सिग्नेचर हो गया। अब उनकी डेजिग्नेशन हम चाहते तो ऊपर भी लिख सकते थे, सबसे पहले ही स्पोर्ट्स इंचार्ज वीआईपी स्कूल ऐसे भी लिखा जा सकता था, बिजनेस लेटर है। और लास्ट में भी लिख दिया हमने स्पोर्ट्स
इंचार्ज। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाए तो सबसे जो लास्ट में जो लाइन है आप उसको ड्रॉ करें और इसको एक कंप्लीट बॉक्स लिखें। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा, इसको एक बार दो बार पढ़ें। और ये इतना इजी है, किसी भी टाइप का अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप इस तरीके का एक लेटर का ये फॉर्मेट याद रख सकते हैं और इसमें जो भी सामान आपको परचेज़ करना है, मंगवाना है किसी के लिए भी, उसको मंगाया जा सकता है। अभी एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, लेकिन एग्जांपल देखने से पहले इन चीज़ों का आपको याद रखना है। आपको लाइन चारों तरफ से ड्रॉ करनी है, जो लास्ट लाइन फोर्थ है उसको सबसे लास्ट में ड्रॉ करना है और उससे पहले ये। तो अभी एक और मैंने 3-4 एग्जांपल आपके लिए लाया हूँ, तो ये एग्जांपल देखिए आप। इसमें सबसे ऊपर हमने लिखा A9D अपूर्वा अपार्टमेंट सेक्टर 87 नोएडा और पिन कोड नंबर लिखा है ऐसे इमेजनरी। उसके बाद में डेट लिखी है और फिर हमने लिखा एड्रेस द वर्क्स मैनेजर बालाजी बिल्डर सेक्टर 55 नोएडा और ये पिन कोड नंबर। अब यहाँ ये हमने जो लिखा है ये बालाजी बिल्डर्स के वर्क्स मैनेजर को लिखा है, यानी कि उसकी डेजिग्नेशन हमने यहाँ पे शो की है। सब्जेक्ट देखो क्या है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन न्यूली बॉट फ्लैट्स, यानी कि अभी अभी जो खरीदे गए फ्लैट्स हैं उनके अंदर काफ़ी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा समस्याएं अलग अलग हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो ये लिखा गया है और ये कहाँ से लिखा गया है, सेंटर एड्रेस है A9D अपूर्वा अपार्टमेंट सेक्टर 87 नोएडा से। तो अब देखते हैं क्या समस्याएं हैं इनको। इन्होंने लिखा सर आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट विद इन 2 months ऑफ बाइंग एंड शिफ्टिंग इनटू दिस फ्लैट ऑन द 9th फ्लोर ऑफ योर हाई राइज टावर, यानी कि उनका हाई राइज टावर है उसका नाम। और वो कहते हैं कि मुझे ये इन्फॉर्म करते हुए खेद हो रहा है आपको कि अभी 2 महीने पहले ये ख़रीदा गया और इसमें शिफ्ट हुए हैं हम इस फ्लैट के अंदर। वी आर फेसिंग ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कि हमें बहुत सारी समस्याएं मल्टीपल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं विच रिक्वायर यू अर्जेंट अटेंशन फॉर रेक्टिफिकेशन, यानी कि इनके सुधार के लिए आपको इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैराग्राफ हमने चेंज किया, ये बताया मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बारे में। सब्जेक्ट जो मैटर है उसको हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये हमारा। उसके बाद हमारा जो पैराग्राफ होता है मैंने आपको बताया था किस तरीके का होता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं, डिटेल देते हैं। ड्यू टू द हैवी मानसून दिस ईयर, अब यहाँ ये प्रॉब्लम है जो उनका विवरण दे रहा है। ड्यू टू द हैवी मानसून दिस ईयर, भाई इस साल जो है भारी बारिश हुई है। देर इज ए सीपेज इन द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ माई फ्लैट एंड एट वन एडजॉइनिंग। वो कह रहा है कि सीपेज है, सीपेज क्या होता है, द स्लो स्केप ऑफ लिक्विड और गैस थ्रू स्मॉल होल्स, यानी कि छोटे छोटे छिद्रों से जब कोई भी रिसाव होता है कोई लिक्विड या गैस सा तो उसको सीपेज कहते हैं। क्योंकि सीपेज हो रहा है दीवार के अंदर, एंड सीलिंग यानी कि ऊपर वाली छत से हो रहा है, और जो हमारे साथ में जो फ्लैट जुड़ा हुआ है वो उसमें भी हो रहा है, एडजॉइनिंग जो हमारे से नेक्स्ट है उसमें भी है। The plastic paint applied on the walls of these premium apartments, प्रीमियम का मतलब है सुपीरियर क्वालिटी का जो अपने अपार्टमेंट्स हमें दिया है, इसके अंदर जो प्लास्टिक पेंट अप्लाइड किया था वो क्या हो रहा है, इज पीलिंग ऑफ एट सम प्लेसेस, कई जगहों से तो वो उखड़ रहा है, निकल रहा है। इवन सम ऑफ द सैनिटरी फिटिंग्स आर लीकिंग, और इसने ये बताया कि जो सैनिटरी फिटिंग्स है, सैनिटरी फिटिंग्स का मतलब जो हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड हो, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर और जो सीवरेज जो मल वगैरह निकलने के जो रास्ते वगैरह मतलब है लेटरिन बाथरूम, ये जो है इनमें भी लीकिंग हो रही है, कोजिंग अस ग्रेट इनकन्वीनियंस, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा असुविधाएं हमें हो रही हैं। लास्ट बट मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इज द लिफ्ट इन द टावर, और आखिरी है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा समस्या देने वाली चीज़ है कि टावर के अंदर आपकी जो लिफ्ट है वो प्रॉब्लमेटिक है। क्यों है, उसने बताया ना कि जो 9th फ्लोर है आपका हाई राइज टावर का, 9वीं मंजिल तक चढ़ के जाना उतरना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इसने बताया इट स्टॉल्स इनएक्सप्लेबली समटाइम्स, ये मतलब एक्सप्लिकेबली का मतलब है इन ए वे दैट कैन नॉट एक्सप्लेन, कि जिसको आप बता नहीं सकते कि कितनी समस्या होती है। स्टॉल्स का मतलब है होल्ड, यानी कि लिफ्ट है वो चलती चलती आपकी रुक जाती है समटाइम्स, कभी कभी। मेकिंग द रेजिडेंस स्ट्रैंडेड बिटवीन 2 फ्लोर्स, ए स्ट्रैंडेड का मतलब है असहाय, फंसे हुए पाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो बेचारे रेजिडेंट्स है, जो निवासी हैं, वो 2 फ्लोर्स के बीच में फंसे हुए पाते हैं। अभी जो लास्ट लाइन है कंक्लूडिंग है जो भी है वो क्या बताता है, काइंडली सेंड योर मेंटेनेंस स्टाफ हियर अर्जेंटली टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स
रिपोर्टेड अबव। रिपोर्टेड अबव का मतलब जो ऊपर जो समस्याएं बताई गई है उनके लिए कृपया करके आपका जो मेंटेनेंस स्टाफ है, यानी कि जो इसका रख रखाव का जो कर्मचारी वगैरह हैं, इसको प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए आप उसको भेजें। रेक्टिफाई का मतलब इस मतलब मेनली ये होता है कोई चीज़ें गलत हैं उसको सही करने के लिए, उसको रेक्टिफाई बोलते हैं। तो शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट। तो फिर लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आप एक लाइन आप इसको ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। उसमें भी सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा, ये बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि शायद आप इस चीज़ को भूलें नहीं, और आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स अचीव करने हैं लेटर राइटिंग में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसको अच्छे से फॉलो करें। तो यहाँ नेक्स्ट है 10 सिविल लाइन एक्सटेंशंस। ये जो है प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओपन मैन होल्स सब्जेक्ट, आप देखिए ये इस साल हमने क्लास में करवाया था और सेम यही एग्जामिनेशन में भी पूछा गया, तो बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ इसका। तो यहाँ एड्रेस लिखा है 10 सिविल लाइन एक्सटेंशन चाणक्यपुरी आगरा, पिन कोड नंबर दिया है, डेट मेंशन की है, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, और यहाँ ये लिखा गया है एडिटर को लेटर, और सब्जेक्ट क्या है प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओपन मैन होल्स। मैन होल्स क्या होता है, कई बार आपने सड़कों के ऊपर देखा होगा, तो सीवर के ऊपर एक चौकोर या गोल टाइप का ढक्कन सा होता है जिसके अंदर सीवर में जाने का रास्ता होता है, उसको कहते हैं मैन होल्स। आप इंग्लिश में समझे तो ए स्मॉल कवर्ड ओपनिंग इन ए paved area allowing access beneath especially for a sewer, यानी कि नीचे जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको ही कहते हैं मैन होल्स। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, ओपन मैन होल्स है, कोई रास्ता है उसके ऊपर मैन होल्स है, वो खड्डे हैं, वो खुले हुए हैं, इसने लिखा। मैंने आपको बताया द एडिटर जब आप लिखते हो तो आपको रेस्पेक्टेड या फिर डियर सर मैडम की लिखने की जरूरत, सिंपली सर आप लिख सकते हैं। सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली, स्टीम्ड डेली का मतलब है रोजाना छपने वाला आपका अखबार, आप चाहें तो स्टीम्ड न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं। कोमा आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ आगरा टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कॉलोनी, में हमारी कॉलोनी के द्वारा जो समस्याओं का सामना किया जा रहा है उसके लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर का ध्यान है वो मैं खींचना चाहता हूँ। किस लिए, ड्यू टू द ओपन मैन होल्स, यानी कि जो मैन होल्स है वो खुले पड़े हैं। Recently some work in the sewers on the main road was done, बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्य जो सड़क है उसके ऊपर कुछ काम किया गया था, उसके मतलब मैन होल्स पे काम किया गया था। आफ्टर दिस, और उसके बाद द मैन होल्स वर लेफ्ट ओपन, लेकिन उसके बाद में जो मैन होल्स उसको खुला ही छोड़ दिया गया। पैराग्राफ चेंज करना है, ये तो आपने बताई। सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस क्यों आप लिखना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आप। प्रॉब्लम क्या हो रही है उसकी डिटेल है। द ओपन मैन होल्स हैव बिकम ए कोज ऑफ फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट एट नाइट, कि रात को जो है वो लगातार एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, स्पेशली इन दिस रेनी सीजन, और ख़ासकर इस बरसाती दिनों में। द प्रॉब्लम हैज़ एस्केलेटेड, एस्केलेटेड का मतलब है जैसे एस्केलेटर वर्ड से है मतलब बढ़ जाना, आप समझे तो इसका मतलब है इंक्रीज रैपिडली, यानी कि बढ़ना वो भी तीव्र गति से। एट द स्ट्रीट लाइट्स डोंट वर्क, क्योंकि ये और भी बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट्स, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट है वो भी काम नहीं करती है। जस्ट लास्ट वीक अ बाइकर वॉज इंजर्ड सो बैडली, कि अभी पिछले ही वीक एक जो बाइकर था, बाइक चलाने वाला था, वो घायल हो गया बहुत ही बुरी तरीके से, और इतना घायल हो गया दैट ही इज़ स्टिल इन हॉस्पिटल, वो अभी भी हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है। फुल स्टॉप करके लिखता है मैनी सीवर, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ ये स्पेलिंग है SEVERE, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर SEVERE, यानी कि यहाँ इसका मीनिंग है गंभीर। क्या है, गंभीर, एक्यूट, यानी कि ये जो मैनी सीवर एक्सीडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज़ बट टू नो अवेल, कह रहे ऐसे काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट्स के बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन जो प्राधिकरण है, अथॉरिटीज़ हैं, वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अभी सॉल्यूशन इन्होंने क्या चाहा है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या है, क्लोजिंग द मैन होल्स इज़ द ओनली सोल्यूशन, उसने बताया कि मैन होल्स को बंद करना ही एकमात्र सोल्यूशन है
इफ़ सम वर्क इज स्टिल पेंडिंग, अगर कोई काम अभी भी अधूरा है, द बैरिकेटिंग द ओपन मैन होल्स मस्ट बी डन। तो बैरिकेड का मतलब क्या होता है? अवरोध लगा देना, बैरियर लगा देना। कई बार सड़कों पे जब काम चलता रहता है तो आप देखे होंगे कौन टाइप का कुछ लगा दिया जाता है, उसको वो कह रहा है कि बैरिकेड लगा देने चाहिए। मस्ट बी डन टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, कि इस तरीके के एक्सीडेंट तो बचे, कम से कम ये तो ना हो। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर टू प्लीज़ टेक ए नोट ऑफ द सिचुएशन एंड रेक्टिफाई ASAP। ASAP को बोलते हैं एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके, जितना संभव जल्दी हो उतना इसको नोट, इस पे ध्यान दिया जाए और इस सिचुएशन पर, और इसको रेक्टिफाई किया जाए। अभी मैंने आपको बताया था रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, समथिंग इज इन रॉन्ग कंडीशन मेक इट टू राइट, ये इसका मीनिंग है। थैंक यू, योर्स ट्रूली। मैंने आपको बताया था कि एडिटर को लिखते हैं तो आप सिंपली और कुछ सिंसियरली फेथफुली ना लिखे, सिर्फ ट्रूली लिखे, सबसे बेस्ट है। योर्स ट्रूली, ट्रूली के स्पेलिंग का ध्यान रखें, TRULY, कभी कभी आप ELY लिख देते, गलत हो जाता है। त्रिवेश सैनी, ये त्रिवेश सैनी ने ये लेटर लिखा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है लेटर, तो आपका मेन काम क्या है? इसको ब्लॉक कर देना, इस बॉक्स को। अभी एक और एग्जांपल भी हम देखते हैं। तो ये कितने एग्जांपल्स हो गए? शायद 3 एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं, तो ये 4th एग्जांपल है। और ये बिजनेस जॉब एप्लीकेशन रहेगा। और जॉब एप्लीकेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी कि जॉब एप्लीकेशन मार्किंग तो वही 6 की है, लेकिन इसमें लेटर्स आपको लगभग 2 लिखने पड़ जाते हैं। जो पहला लेटर होता है उसको कवर लेटर के नाम से जाना जाता है, या एप्लीकेशन लेटर, आप इसको एप्लीकेशन समझ सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन। तो चलो पढ़ते हैं। इसमें है 21, वसंत मार्ग, बहरोड। और एड्रेस आप देख लीजिए, आप सीधा सब्जेक्ट पे चलिए। तो प्रिंसिपल को इन्होंने लिखा है VIP स्कूल नीमराना के, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है। रेस्पेक्टेड मैडम, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन दैनिक भास्कर, ये द दैनिक भास्कर नहीं आएगा, द इसमें नहीं रहेगा, आप इसको अवॉइड करें द को। यहाँ क्या है? सिर्फ दैनिक भास्कर। तो यहाँ आप इसको समझे, दैनिक भास्कर डेटेड 15 अप्रैल 2020, यानी कि 15 अप्रैल 2020 को आपके एक स्कूल का एडवर्टीजमेंट आया था, उसके प्रति उत्तर में मैं ये लिख रहा हूँ, रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। आई ऑफर माई सेल्फ, मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन योर रिनाउंड स्कूल। रिनाउंड का मतलब होता है जाना माना, यानी कि बहुत लोग इसको जानते हैं, यानी कि नॉन या टॉक्ड अबाउट मैनी पीपल, जिसके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं। उसके बाद इन्होंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा, आई एम ए यंग टीचर पोस्ट ग्रेजुएट विद B.Ed फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन बहरोड। ये लिख दिया भाई, यहाँ से B.Ed वगैरह कॉलेज वगैरह किया है इसने। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड स्कूल, वो कहता है कि मेरा 5 साल का अनुभव भी है एक अच्छे स्कूल में। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू काइंडली कंसीडर मी फॉर द सैड पोस्ट, वो कहता है कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा अगर जो ऊपर पोस्ट कही गई है उसके लिए आप मुझे कंसीडर करते। कंसीडर का मतलब है केयरफुल थॉट अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए आप विचार करते हैं अच्छे से। आगे है, माई CV इज़ एनक्लोज्ड हेयर विथ फॉर योर काइंड पर्सनल, आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग एन इंटरव्यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, जितना संभव हो सके जल्दी मैं कामना करता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। योर्स फेथफुली ओम प्रकाश यादव, इन्होंने अपना नाम भी बताया है। इससे पहले जो लेटर्स थे उनके अंदर कोई भी एनक्लोजर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ आपका जो पॉइंट था 10 एनक्लोजर, वो है। एनक्लोजर का मतलब है जो चीज़ आप इस लेटर के साथ भेज रहे, क्या भेज रहे? अपडेटेड CV का मतलब है करिकुलम विटे, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ पर्सनस एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस टिपिकली सेंड विद द जॉब एप्लीकेशन के लिए जो भेजा जाता है उसको हम कहते हैं। तो CV आप भेज रहे हैं, इसके साथ में जीरोक्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, जो आपने खुद साइन की हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके, वो एक्सपीरियंस लेटर्स भी हो सकता है। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, वो भी आप कितने भेज रहे हैं? 2 भेज रहे हैं। तो ये हो गया आपका कवर लेटर। और इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे
एक सीवी, या आप इसको रिज्यूमे भी कह सकते हैं, या आप इसको बायोडाटा भी कह सकते हैं। वैसे तो ये तीनों ही थोड़ा थोड़े अलग होते हैं, लेकिन सिंपली अभी आप सिर्फ इतना ही समझें और कैसे ये लिखा जा सकता है। तो ये आप याद रखें कि ये वर्टिकल टाइप में होता है, पेज में वर्टिकल लिखा जाता है, लैंडस्केप में नहीं लिखा जाता है। तो यह सबसे पहले अगर आप रिज्यूमे लिखते हैं तो रिज्यूमे, बायोडाटा लिखते हैं तो बायोडाटा, और अगर करिकुलम विटे लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। या देखो, सबसे पहले इसने अपना नाम लिखा, नेम ओम प्रकाश यादव, फादर्स नेम सिंबूराम यादव, एड्रेस है 21, जो एड्रेस वहाँ पे मेंशन किया है वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन की है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने अपनी मेंशन की है, नेशनलिटी इंडियन है ये मेंशन किया है, मैरिटल स्टेटस यानी कि सिंगल है, अभी अनमैरिड है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है करिकुलम वेटे के अंदर। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो यहाँ आप बॉक्सेस टाइप में, जो आप मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में प्लेसिंग ऑर्डर टाइप में आर्टिकल्स फॉर स्कूल वो था उसमें सिखाया था, उसी तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ आपने कुछ पॉइंट्स रखे, एग्ज़ाम 10, 12, BA, MA, B.Ed। आप चाहें तो सबसे अपडेटेड जो है उसको सबसे पहले भी लिखा जा सकता है, जो आजकल है वो तो ये है, लेकिन ये पुराना पैटर्न है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी आप ऐसे ऊपर ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद ईयर और परसेंटेज। तो यहाँ इन्होंने बताया कि 10th है वो CBSE से किया, 2004 में किया, ये परसेंटेज है। तो लास्ट तक इन्होंने B.Ed तक अपनी सभी परसेंटेज और कॉलेज वगैरह का नाम यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद इन्होंने लिखा वर्क एक्सपीरियंस, प्रेजेंटली वर्किंग एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन रतन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बहरोड सिंस 2014, यानी कि 2014 से ये कोई रतन स्कूल है इसके अंदर ये काम कर रहे हैं। उसके बाद में क्योंकि 5 years का एक्सपीरियंस बताया था तो इसलिए इन्होंने 6/2014 लिख दिया। स्ट्रेंथ इन्होंने लिखी पॉजिटिव एटीट्यूड टू वर्क, यानी कि सकारात्मक एटीट्यूड है, रवैया है काम के प्रति। रेफरेंसेस ये भी लिखना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, तो रेफरेंसेस इन्होंने अपने ही स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का दिया है, रतन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के डॉक्टर रंजीत जो वाइस प्रिंसिपल है उनकी, वो उनके रेफरेंसेस में है, यानी कि उनसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। कोई ललिता शर्मा है, प्रेजेंटिंग इंग्लिश, रतन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वो भी उनके रेफरेंसेस इन्होंने दिए हैं। और लास्ट में फिर आप इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ पैटर्न्स समझ आए होंगे, और डिस्क्रिप्शंस में मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।